अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कहानी मिलन के दीप की एक नई किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी हर कहानी आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जब ताजवर अपने कमरे में बैठी थी तो मारिया और सिद्रा अपनी माना खेज अंदाज के साथ आईं। वो ताजवर के लिए नाश्ता ले आई थीं। ताजवर ने नाश्ता किया और उसके बाद जब वो हाथ धोने बाथरूम गई तो वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। जब ताजवर वापस आई तो मारिया ने उसका बाजू थामा और कहा, नी दस फिर किन्नी वारी कीता। ताजवर शर्मा कर बोली, ने पर हट बेशरम ना हो। तो मारिया ने कहा, देखो ताजू, तुमने हमारे टाइम पे हमारी कहानी पूरी मजे से सुनी, अब बताओ। उसने कहा और गुदगुदी करने की धमकी दी। और ताजवर ने कहा, ठीक है, मैं बता दूंगी। उसने अपनी सुहागरात के बारे में बताया। मारिया को बिस्तर की चादर मिली जो खून से भरी हुई थी। सिद्रा ने कहा, हाय ताजू, तुम कितनी खुशकिस्मत हो, तुम्हारे शोहर के पास इतनी बड़ी मशीन है। मारिया ने कहा, दफा हो जा, कहीं नजर न लगा देना। और वो तीनों हंसने लगी। मलक ताजुद्दीन ने कहा, जैन, मैंने उन लोगों के बारे में छानबीन की है, वो सियालकोटी के आदमी नहीं थे। मेरा गुमान और आपका नजरिया दुरुस्त था, लेकिन अगर हम आलमगीर के खिलाफ किसी सबूत तक नहीं पहुंच सकते तो उससे कैसे बच सकते हैं। वो बोला, मलक जी, ये इतना आसान नहीं है, बहुत पेचीदा है। हमारे दुश्मन चालाक हैं, इसलिए हमें भी ऐसा ही सोचना होगा जैसा वो सोचते हैं। दीनू ने कहा, मलक जी, मैं बहुत खुश हूँ अब जबकि मेरी बेटी अपने घर में है और उसके पास हमारे जकी बेटे जैसा बहादुर शोहर है। अब मैं और ताजवर की वालदा बहुत पुरसकून हैं। मलक ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो भाई दीन मोहम्मद। लेकिन फिर भी अचानक मलक ताजुद्दीन ने जैन से कहा, अरे जैन, तुम शाह से रब्ता क्यों नहीं करते? आलमगीर के आदमियों में हमारा जासूस शाह। जैन अपनी मुस्कुराहट न रोक सका क्योंकि वो समझ गया था कि मलक आलमगीर की अहलिया शाजिया का नाम पुकारने वाला है। लेकिन फिर उसे ये ज़रूर एहसास हुआ होगा कि जैन के ससुर दीन मोहम्मद वहाँ बैठे हैं, इसलिए उस नाम और जिन्स तब्दील करना पड़ी। जैन ने कहा, मलक जी, जैसे ही उन्हें कुछ मालूमात और रब्ता करने का मौका मिलेगा वो हमसे रब्ता करेंगे। आपको मालूम है कि उनके लिए हमारे लिए काम करना आसान नहीं है। मलक मुस्कुराया क्योंकि वो खुद एक गलती करने वाला था। दूसरी तरफ इसहाक और आलमगीर इकट्ठे बैठे थे। इसहाक ने कहा, उस्ताद जी, आपने कहा था कि ताजवर मेरी होगी और मैं उसका शोहर, लेकिन अब तक जकी तो सब कुछ कर चुका होगा। आलमगीर ने गुस्से से कहा, मुंह बंद कर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ताजदीन ऐसी अचानक हरकत करेगा, लेकिन उनकी दूर अंदेशी की दाद देनी होगी। अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो बच्चे नहीं हैं। वो समझ गए होंगे हम ही ने ट्रांसफार्मर जलाया और फिर उन पर हमला किया। मैं बदला नहीं भूला, लेकिन अभी कोई जल्दबाजी हमारी मौत का बायस बनेगी। वो अभी चौकस हैं और शायद वो हम पर नजर रखे हुए होंगे। ये इतना आसान नहीं है। अगर उन्हें हमारे खिलाफ कोई छोटा सा सबूत मिल गया तो वो बर्बाद कर देंगे हमको। इसहाक ने कहा, उस्ताद जी, ये हमें कैसे बर्बाद कर सकते हैं? आलमगीर ने कहा, ओ पगले, घुटनों से नहीं दिमाग से सोचो। तुमने देखा कि पीर इनायत और पीर विलायत के साथ क्या हुआ और उस गांव में नहीं रह सकते। आपने विलायत के चेहरे पर वो निशान देखे तो साफ जाहिर था कि उससे किसी ने मारा है, इसलिए वो चिल्ले में चला गया। हमने गांव की एक लड़की को अगवा करने की कोशिश की। लड़की का मतलब गांव की इज्जत है। लोग सच जान गए तो हमें खा जाएंगे। इसहाक ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि हम कुछ नहीं करेंगे? आलमगीर ने कहा, क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हारी तरह नहीं बल्कि अपने दिमाग से सोचता हूँ। देखो, तुम दूसरे लोगों की नज़रों में चचा मौजू के बेटे हो, लेकिन तुम जानते हो और मैं जानता हूँ कि मेरी वालिद का तुम्हारी वालदा के साथ रिश्ता था और तुम उसी रिश्ते की पैदावार हो। उसका मतलब है कि तुम मेरे सौतेले भाई हो और इसलिए
میں نے ایسا سب کچھ کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم میرے سوتیلے بھائی ہو اور اس لیے میں نے ایسا سب کچھ آپ کے لیے کیا۔ میرے پاس ایک نئی اسکیم ہے۔ دستگیر کی بیوی صوبیہ اب بیوہ ہے۔ ہم تمہاری اس سے شادی کر کے اس ملک تاج الدین کو اپنا سالہ بنا دیں گے۔ اسحاق نے جوش سے اچھل کر کہا، کیا یہ ممکن ہے؟ عالمگیر نے کہا، ہم سب اسے ممکن بنائیں گے، لیکن ہمیں کچھ کرنا ہے۔ اور ہاں، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ شازیہ ساکی کے پیچھے کھڑی تھی۔ شازیہ نے کہا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ تھوڑا شرما رہی تھی۔ اس نے کہا، جو چاہو بولو۔ شازیہ نے کہا، ایسے نہیں، میں اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ عالمگیر نے کہا، اس کے منہ سامنے بولو۔ یا جب وہ قریب آئی تو اس نے اسے تھپڑ مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا اور شازیہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنے پیٹ پر رکھ دیا اور شرمانے لگی۔ عالمگیر پہلے تو کنفیوز ہوا، پھر جوش میں بولا، اوئے کتیے تو؟ شازیہ نے ہاں میں سر ہلایا اور عالمگیر اٹھ کر اسے گلے لگاتے ہوئے بولا، اوئے ساکی، ڈھول بجاؤ، اوئے تم چاچا بننے والے ہو۔ چھوٹے سے جشن کے بعد شازیہ نے الگ جگہ آ کر زین کے فون پر کال کی۔ زین نے رابطہ منقطع کر دیا۔ 5 منٹ کے بعد زین نے اس کے فون پر کال کی اور کہا، کیا تم پاگل ہو؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اب میں شادی شدہ ہوں۔ اگر تاجور نے فون اٹھایا ہوتا تو شازیہ نے کہا، مجھے افسوس ہے لیکن میں نہیں کر سکی اپنے جوش پر قابو۔ زین نے کہا، کیوں؟ ایسا کیا ہوا؟ اس نے زین کو اپنے حمل کے بارے میں بتایا۔ زین کے منہ سے ایک زوردار قہقہا نکلا اور بولا، دیکھیں بی بی، جب آپ کے ہاں لڑکا ہو تو آپ مجھے جوش میں بتائیں، کیونکہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ آپ حاملہ ہوئی ہیں۔ آپ نے میرے اور اس حرامزادے شیدے کے آگے لڑکے کی خاطر خود کو لٹایا تھا۔ اس نے کہا، اور تم ناراض نہ ہو، خبر تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ میں جو خبر آپ کو دینے والی ہوں وہ تمہارے لیے بہت بڑی ہے۔ پھر اس نے زین کو عالمگیر اور ساکی کے بیچ ہونے والی ساری باتیں بتائیں۔ زین نے کہا، اچھا کام کیا، شاباش، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ کچھ دیر بعد زین اور تاج الدین ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ زین نے اسے سب بتایا سوائے شازیہ کے حمل کے، کیونکہ ملک کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ملک نے کہا، اب یہ واضح ہے کہ ہمارا ہدف کیا ہے، پھر ان کو مارتے ہیں، اس سے پہلے وہ ہمیں ماریں۔ زین نے کہا، ملک جی صبر کرو، تھوڑا صبر کرو، میں اس چوہے عالمگیر کے پیچھے نہیں ہوں، میں بڑی مچھلیوں کے پیچھے ہوں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ جتنا ہو سکیں گھر میں رہیں۔ اس نے کہا، کیا تم پاگل ہو؟ میں اس چوہے کے خوف کی وجہ سے گھر میں رہوں؟ زین نے کہا، ملک جی، آپ مجھے اپنا چھوٹا بھائی کہتے ہو اور آپ نے مجھے اپنے چھوٹے بھائی کا مقام دیا ہے۔ پھر آپ اپنے چھوٹے بھائی کی بات کیوں نہیں سنتے؟ عقل مند کہتے ہیں، اعتماد کام آتا ہے، جبکہ حد سے زیادہ اعتماد آپ کو مار ڈالتا ہے۔ ملک نے غصے بھرے لہجے میں کہا، ارے یار، میں تمہیں اس سے بڑھ کر سمجھتا ہوں، میرے چھوٹے بھائی ہو اور تم میرے دل کے سب سے قریب ہو، لیکن تم کیسے چھوٹے بھائی ہو جو اپنے بڑے بھائی کو چوہے کے ڈر سے چھپنے کا مشورہ دے رہے ہو؟ اس سے میری ساکھ خراب ہوگی اور میں لوگوں کی نظروں میں بزدل آدمی ثابت ہو جاؤں گا۔ زین نے کہا، اب آپ کے پاس ایک درست دلیل ہے کہ ایک منفی عوامی تاثر پیدا ہو جائے گا، لیکن تمہارے بھائی کے پاس حل ہے۔ اس نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تمہارے پاس اس کا کیا حل ہے؟ ملک تاج الدین رکا اور کہا، میں ولایت شاہ جیسا جعلی پیر نہیں ہوں۔ زین نے کہا، ملک جی سن تو لیں، پہلے آپ کی بیماری کی خبر پورے گاؤں میں پھیلا لیں گے، آپ کو دعائیں، ہمدردی اور سلامتی مل کر ملے گی۔ ملک تاج الدین کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر بولا، یار زین، یہ منظور ہے، ٹھیک ہے، میں وہی کروں گا جو تم کہو گے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ زین نے مسکرا کر کہا، ہمارا دشمن ہمارے جیسا صبر والا نہیں ہے، وہ مایوس ہو جائیں گے اور وہ مایوسی سے ایک الجھن پیدا کریں گے۔ ساکی تڑپتی روح ہے، وہ عالمگیر کو ضرور مجبور کرے گا، اور جب عالمگیر بہت زیادہ مجبور ہو جائے گا تو وہ اس بڑی مچھلی سے رابطہ کرے گا، بڑی مچھلی اپنا چہرہ دکھائے گی یا کم از کم ہمارے لیے کچھ نشان چھوڑے گی کہ ہم اس کی پیروی کریں۔
मलक ने कहा, और वो बड़ी मछली इतनी बेताब क्यों दिखाई देगी? ज़ैन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि हम उन्हें ये दिखाकर लालच में लाएंगे कि हम लापरवाह हैं और सिक्योरिटी कम है। मैंने ऐसी जगहों को निशान ज़दा कर दिया है जहां हमारे आदमी छुप सकते हैं और एक ही वक्त में रद्द अमल का इजहार कर सकते हैं। जबकि लोग महसूस करेंगे कि वहां सिक्योरिटी कम है तो आप जानते हैं क्या होगा? मलक ताजुद्दीन ने कहा, देख लो यार। ज़ैन ने कहा, क्या मैंने तुम्हें पहले कभी मायूस किया है? मलक ने कहा, ओ तुम मेरे भाई हो, मुझे बस तुम्हारी फिक्र है। ज़ैन ने कहा, मैं साकी की तरह बेताब नहीं हूँ, इंतज़ार करूँगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि आलमगीर एक गलती करेगा। हमें सिर्फ उस गलती का इंतज़ार करना है जो हमारे लिए एक गेम सेट कर सकती है। मलक ताजुद्दीन ज़ैन की हिकमत और मनसूबाबंदी के मद्दाह थे, इसलिए उसे ज़ैन के मंसूबे से इत्तफाक करना पड़ा। दूसरी जानिब अता-दुराब उनके वकला शकील और आबिद अता-दुराब के दफ्तर में बैठे हुए थे। वो एक जज और 2 वकला के मरने के बाद वकला और जजों के मुल्कगीर एहतजाज को देख रहे थे। आबिद ने कहा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आग भड़काएगा और हम सबको जला देगा। शकील ने कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? अता-दुराब ने कहा, काश आबिद आप थोड़ी देर पहले आ गए होते तो ऐसा न होता। आबिद ने कहा, अंकल उसे छोड़ें और ये देखें, जस्टिस फॉर नासिर गनी हैशटैग के साथ ट्विटर पर ट्रेंड है। अता-दुराब कुछ कहने ही वाला था कि उनकी फ़ोन की घंटी बजी। उसने कॉल पिक की और फ़ोन स्पीकर पर रख दिया। दूसरी तरफ आईजीपी थे। रस्मी सलाम के बाद आईजी ने कहा, अता साहब, आपके सियालकोटी ने बड़ी गड़बड़ कर दी, अब उसे बचाना मुश्किल है। 10-15 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कुछ आला हुकाम ऐलान करेंगे कि उसके खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए। हमने उस मामले को गुमनाम कातलों पर डालने की कोशिश की, लेकिन ना ही जजेस और न ही वकला उससे इत्तफाक करते हैं। अफसरान आला करेंगे। ये सियालकोटी ने उसके हमले आवरों को एजेंसी ने गिरफ्तार किया और उन्होंने एतराफ़ भी किया है। अता-दुराब ने कहा, क्या मतलब? आईजी ने कहा, अपने आप को सियालकोटी से अलग कर लो, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उस सियालकोटी और उसके जवानों के खिलाफ देखते ही मार डालने का हुक्म कर देंगे और एक क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। अता-दुराब ने जहर भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, आईजी, आपको लगता है कि आपकी फोर्स लड़ सकती है सियालकोटी के आदमियों से, जिनके पास आपसे बेहतर मशीनरी मौजूद है? आईजी ने कहा, सियालकोटी के खिलाफ कार्रवाई आम नहीं है, ये रियासत की कार्रवाई है। रियासत से मतलब तमाम इदारे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है। आईजी ने कॉल काट दी। शकील ने कहा, अब क्या करें? आबिद ने कहा, इंतज़ार करो और प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो। प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार करने लगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शकील ने कहा, हमें पेपर जारी करना चाहिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए? खुद को वाज़ेह करने के लिए आबिद का कहना था, ये हमें लाइमलाइट में ले आएगा। मीडिया की तवज्जो उस वक्त अच्छी नहीं है, ख़ास तौर पर जब नासिर गनी केस चल रहा है। ज़्यादातर वकला ने शकील की बात पर इत्तफाक किया। अता-दुराब उनकी बात पर कायल नहीं थे, लेकिन उन्हें उनकी बात से इत्तफाक करना पड़ा जब उनके भाई ज़का ने भी शकील का साथ दिया। ज़का दुराब और शकील प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गए, लेकिन वहीं मोड़ आया जब शकील और ज़का सियालकोटी के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी। आबिद और अता-दुराब घर के दीगर अफराद के साथ बैठे ये सब कुछ देख रहे थे। आबिद ने कहा, ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ वजाहती प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी, लेकिन देखो ये क्या कर रहे हैं। अता-दुराब ने कहा, शकील सिर्फ एक बेवकूफ़ है। उसने उन बेवकूफ़ वकला की बात सुनी जो उसके पीछे बैठे थे। अपने बाप और बहनों की बात नहीं सुनता। सना ने कहा, घर पहुंचते ही उसकी खबर लूंगी। कुछ देर बाद एक खबर चमकने लगी, लाहौर प्रेस यूनियन पर हमला हुआ। ये काफ़ी बड़ा हमला था और हो सकता है बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हो।
عابد اور عطا نے شکیل اور زکا کا نمبر ڈائل کیا پر دونوں کے نمبر بند آ رہے تھے۔ عطا باہر جانے ہی والا تھا کہ ایک فون آیا۔ اس نے کال اٹھائی لیکن کوئی نہیں بولا۔ اس نے اسپیکر لگایا تو ٹھنڈی آواز آئی، دراب سیالکوٹی کبھی پشت میں کھنجر مارنے والے کو نہیں چھوڑتا۔ عابد بولا، سیالکوٹی تم اس کے پیچھے ہو؟ سیالکوٹی نے کہا، میں نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں، لیکن یقین کیجئے میں پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے کو نہیں چھوڑتا، چاہے وہ شخص عطا ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے کال منقطع کر دی۔ جی دوستو، آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دعاؤں میں یاد، اللہ نگہبان۔